कल का कोड हम देखते हैं, कल का बल्कि स्लाइड से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो हमने ये बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम, क्योंकि हमने जो रियल वर्ल्ड चीज़ें होती हैं उन्हीं को प्रोग्राम के अंदर मैनेज करना होता है, तो हम उनको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह मॉडल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में की तरह मॉडल करने की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और डाटा है वो एक साथ ही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जिस तरह से फंक्शन में हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे उसको एक दफ़ा एक जगह बंडल कर लेते थे, और जब जब भी मैं फंक्शन का नाम दोबारा कॉल करता था तो वो फंक्शन की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोबारा से जहाँ पे भी सेव की हुई हो वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है हम कहते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो डाटा है, मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और फंक्शनैलिटीज ऑब्जेक्ट की, वो इकट्ठे हम बंडल कर लेते हैं। और जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस नए ऑब्जेक्ट के कुछ कोई ना कोई डाटा होगा और कोई ना कोई उसकी फंक्शनैलिटीज होगी। जिस तरह से हमने एक एग्जांपल ली थी यूजर की, ठीक है, तो अब यूजर में क्या कर रहे थे हम कि हम एक यूजर बनाते थे, उसका हमने यूजर नेम और पासवर्ड, अब एक यूजर का कुछ डाटा होता है और यूजर कोई काम कर सकता है। ठीक है, अब यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड जो था वो हमने उसका डाटा सेव करवा लिया था। ठीक है, और उसकी फंक्शनैलिटीज भी थी। तो अब फंक्शनैलिटीज भी हमने सेव करवा ली। तो और जब भी नया यूजर बनेगा तो हर यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ऐसे ही होता है ना कि जो भी यूजर आप लॉगिन या करवाते हैं अपनी साइट के अंदर तो उसका कोई ना कोई यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो अब यूजर नेम और पासवर्ड अलग अलग वेरिएबल नहीं है, ये एक ही जगह से लिंक्ड है। मतलब कोई अगर यूजर वन है तो उसका यूजर वन नेम और यूजर वन पासवर्ड होगा, और अगर कोई कह लें यूजर टू है तो यूजर टू नेम और यूजर टू पासवर्ड होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी। हमने देखा था क्लास क्या होती है, तो आप क्लास कह लें कि क्लास एक ऐसा कंटेनर है या कह लें ऐसा सांचा है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो क्लास असल में कोड होता है। जिस तरह हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो जो क्लास है असल में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डेफिनेशन है उसको क्लास कहते हैं हम, और जो क्लास क्लास से जो चीज़ बनती है उसको हम ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्लास में हमने ये बात की थी या ऑब्जेक्ट में हमने ये बात की थी कि डाटा और फंक्शंस को हम बंडल करते हैं। तो जो डाटा होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, या जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के उनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के उसको हम मेथड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे दो तीन, एक क्लोनिंग इन ऑब्जेक्ट और एक हैशिंग इन ऑब्जेक्ट को देखा था। ये हम डायरेक्ट कोड से देख लेते हैं। पहले हम जैम्प चला लें। अच्छा, जैम्प स्टॉप नहीं करना, हमें जैम्प स्टार्ट करना है। ठीक है, अब फाइल्स को देख लेते हैं। login.php। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये हमने डिफाइन किया था कि अब ये डेफिनेशन है क्लास किस तरह से बनाते हैं। क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूजर क्लास लिखी है तो वो यूजर की क्लास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पब्लिक यूजर नेम और पासवर्ड ये दो डाटा हैं। अब पहले अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेव करना होता है तो वो आप उसको अलग अलग बनाते हैं, लेकिन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पावर क्या है कि आप इस डाटा को बंडल कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको आप मॉडल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसके डाटा को आप बंडल कर लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास फंक्शंस आ गए। डिस्प्ले का फंक्शन है जिस तरह से, ठीक है। अब ये फंक्शन हम इससे कुछ करवा नहीं रहे, लेकिन हम खाली इसको टेस्टिंग पर्पजेस के लिए हमने इसको इस तरह से लिखा है और इको कर लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो ये क्लास है, अगर मैं खाली इसको चलाऊंगा ना तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ भी? ये उसी तरह से जिस तरह आप फंक्शन लिख लें और आप उस फंक्शन को यूज ना करें। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉलर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ने अपना है इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी जहां पे भी आप न्यू का कीवर्ड देखें, इसका मतलब समझ लें आपके आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनने लगा है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होंगे ना वो काफी सारी टाइप्स के होंगे, लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस टाइप का होगा? वो यूजर टाइप का होगा, वो यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्लास क्या होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं कुछ और कुछ सेम फंक्शन हैं, उनको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि हमने अगर एक्सेस करना हो वेरिएबल्स को तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम ऑब्जेक्ट और ये एरो की लगा के हम एक्सेस करते हैं वेरिएबल्स को, और फंक्शंस को भी हम इसी तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है यूजर नेम, ठीक है, उसको मैंने असाइन कर दिया अहमद। ऑब्जेक्ट का पासवर्ड, वेरिएबल पासवर्ड था, उसको असाइन कर दिया मैंने पासवर्ड। और ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन था डिस्प्ले, उसको भी मैं ये एरो लगा के कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने प्रिंट देखा था, प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या करता है? प्रिंट अंडरस्कोर आर जिस तरह अरे का अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखा देगा। अच्छा, अब फिर हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट को क्लोन करना हो, अगर हमने नया ऑब्जेक्ट बनाना हो सिमिलर फंक्शन सिमिलर चीज़ों के साथ, नेम्स के साथ, ये सिमिलर वेरिएबल्स के साथ, तो हम क्या करेंगे? उसको क्लोन का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर सिंपल इज इक्वल टू का साइन डालेंगे तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि दूसरे ऑब्जेक्ट को भी यूजर नेम पासवर्ड चेंज करके देखा था कि हमारे ऑब्जेक्ट का यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम डिस्प्ले देख लेते हैं। ये कोड और समरी मैंने आपको लिख के भी दे दी थी यहाँ पे। कहाँ स्लैक? तो ये देखें, ये पहले ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो अब ये क्लोन करने के बाद है, और अहमद यूजर नेम अहमद है, पासवर्ड पासवर्ड है। ये जब मैंने यूजर ऑब्जेक्ट 2 का पासवर्ड चेंज किया, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज किया, तो यूजर नेम अली हो गया और पासवर्ड माई पास हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 थी जो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी, उसका यूजर नेम अहमद ही है और पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सेस हमने कर लिया था ऑब्जेक्ट्स को। अब हम आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्या करते हैं? अभी जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड असाइन नहीं हुआ हुआ, तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शन होते हैं जो जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना उस टाइम कॉल होते हैं। When creating a new object, you can pass a list of argument to the class being called. These are passed to a special method within the class called constructor, which initializes various properties, ठीक है। तो ये तो पुरानी एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर की। हाँ, ये है PHP 5 ऑनवर्ड्स जो है, अब हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर है क्या चीज? असल में कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन ही है कंस्ट्रक्टर, जो हमारा यहाँ पे जब हम न्यू कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू यूजर, तो कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा फंक्शन जो इस जगह पे कॉल होता है, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं, बनाते हैं कंस्ट्रक्टर एक।
अब कंस्ट्रक्टर शुरू कैसे होता है, फंक्शन कंस्ट्रक्ट डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा और इसके अंदर फिर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता तो क्या करता हूँ मैं इसको कहता हूँ कि जो मेरा यूजर नेम है उसको न्यू यूजर कर दें और पासवर्ड को न्यू पासवर्ड कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये मैंने कर तो दिया है लेकिन इसमें हमें पता नहीं एरर आता है या नहीं आता। इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब इस यूजर नेम और इस पासवर्ड का इसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। क्यों नहीं पता? यहाँ पे अगर मैं अच्छा, अभी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोड में, मेरे ख्याल में एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन देखें आपके वही जो अगर मैं पहले भी कर लूँ इसको यहाँ पे प्रिंट आर, तो ये न्यू यूजर और न्यू पासवर्ड इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब देखें मैंने तो न्यू यूजर नेम न्यू यूजर किया था और पासवर्ड जो था वो न्यू पास किया था, या ठीक है। अब वो वैल्यूज यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। वो क्यों नहीं आ रही ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ पे होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल यहाँ पे होगा, ठीक है। कहाँ पे बोला, जब भी मैं ये न्यू यूजर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा अब इसका कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है कि आपने देखा जब भी मैं ये बना रहा हूँ तो मुझे कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही इसकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं। जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो एम्प्टी रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या ही अच्छा हो कि मैं जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दूँ और ऑब्जेक्ट को वो यूजर नेम पासवर्ड असाइन हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर और डॉलर पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे कि ये आपने जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। यूजर हम देख लेते हैं, न्यू यूजर रख लेते हैं, पासवर्ड को हम रख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया कि यूजर और पास, ठीक है। अब ये यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर कर लेते हैं और पासवर्ड इज इक्वल टू पास कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी भी अब ये यूजर में क्या पड़ेगा, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो न्यू यूजर में क्या पड़ा होगा, सॉरी यूजर में क्या आएगा, न्यू यूजर, और पासवर्ड में क्या आएगा, पास। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 2 तो बना हुआ इज इक्वल टू न्यू, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं खाली न्यू दे देता हूँ और यहाँ पे जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें मैं पास दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो नया ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो मैं वैल्यूज पास करता हूँ यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट्स उसको यूज कर सकता हूँ। अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना इसको वैल्यूज असाइन हो जाए, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ, इसको भी मैं ऑब्जेक्ट जो 3 बनाया इसको भी प्रिंट आर कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारे को अगर हम डिलीट कर दें अभी के लिए, तो मैंने आपको वैसे दिया तो हुआ कोड सारा, तो इसको हम हटा देते हैं, हम कोड को सिंपल रखते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट 2 ही कर देते हैं,
हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट टू बनाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड अपनी तरफ से असाइन कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अब क्या होगा, अभी भी देखें अभी भी वैल्यू साइन नहीं हुई। ठीक है, अब वैल्यू साइन क्यों नहीं हो रही, वैल्यू साइन इसलिए नहीं हो रही कि ये जो फंक्शन है ना कंस्ट्रक्टर का, ये कह रहा है कि ये मुझे पता ही नहीं यूजर नेम किस यूजर नेम की बात कर रहे हैं आप, किस पासवर्ड की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हमें इसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट हमने किस तरह से दिया था कि डॉलर ऑब्जेक्ट का यूजर नेम, ठीक है, और डॉलर ऑब्जेक्ट का पासवर्ड। ठीक है, लेकिन आप देखें एक मसला है, अब ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं चल रहा, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए चल रहा है। जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके लिए भी इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट टू के लिए भी, ऑब्जेक्ट फोर के लिए भी, ऑब्जेक्ट सिक्स के लिए भी। कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास यही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम ये ऑब्जेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने रेफरेंस भी देना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो यूजर नेम है उसको चेंज कर दो। तो इस सिनेरियो में जहां पे हमें पता ना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस सिनेरियो में, या हमने कॉमनली यूज करना हो सारों को, तो उस सिनेरियो में हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दिस का कीवर्ड, दिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। तो अगर आपको पता ना हो या कॉन्टेक्स्ट डिफाइन ना हो, लेकिन आपने किसी ऑब्जेक्ट के कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है, अब देखें ये क्लास के अंदर तो सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे ये फंक्शन जो हैं, ये फंक्शन सारे ऑब्जेक्ट्स ने मंगाना होगा। ठीक है, तो अब क्लास के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, दिस एरो यूजर नेम। अब दिस एरो यूजर नेम का क्या मतलब होगा कि जब ऑब्जेक्ट, जब ये वाला फंक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू यूजर, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा, तो दिस का क्या मतलब होगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट टू ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा होगा, तो दिस का क्या मतलब होगा, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ये वाली बात कुछ समझ आई। अब देखें, अब इनको अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड लिखा हुआ मैंने, सॉरी। अब यहाँ पे देखें, अब जो जो मैं पास कर रहा था ना वो आ गया, ये ऑब्जेक्ट का है, यूजर नेम न्यू यूजर, पासवर्ड माई पास, और ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम न्यू, पासवर्ड पास। ठीक है, ये जो जो देखें, जो भी मैंने पास किया था उससे वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो गया कंस्ट्रक्टर के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं। एक तो ये कि कंस्ट्रक्टर जो है उसको मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा वो उससे मैं इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने अलग से कॉल नहीं किया। आप ऐसे देखें कि मैंने इस तरह से कॉल नहीं किया, डॉलर ऑब्जेक्ट और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये इस तरह से मैंने कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है फंक्शन जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा होता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज हमने देखी दिस की। ठीक है, अब जब मैंने फंक्शन के अंदर यूज करना है हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कॉल करके यही चीज यूज करनी है, हर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिस यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोप है वो चेंज हो रहा होगा कि पहले जब ऑब्जेक्ट वन इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इस दिस का मतलब होगा ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू जब इस फंक्शन को कॉल करेगा उसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट टू, और इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा दिस का मतलब होगा वो वाला ऑब्जेक्ट उस टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर कॉल कर रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ आई है किसी को? चल सवाल किस कोई और तरीके के आ गए? आप मुझे ये भी बता दें कि ये दिस की समझ आ गई है? चलिए सवाल भी देख लेते हैं। सर मैंने एक प्रोजेक्ट पीडीएफ कन्वर्ट इनटू वर्ड पर बिट किया था फ्रीलांसर पे, वो कह रहा है कि वीडियो देखकर उसमें से सिलेक्ट करके गिवन ईमेल पे बताएं अपनी डिटेल, क्या मुझे उनके ईमेल करनी चाहिए? अच्छा हाँ यार, ये मसले वही वाले आगे फ्रीलांसर के पे मैंने वैसे बात करनी थी किसी दिन। अच्छा, जो भी आपको कहे ना कि ईमेल पे आ जाओ या मुझे वहां पे आके अपनी डिटेल्स, तो वहां पे आके बात करो, तो यूजुअली क्या होता है, आप ईमेल देते हैं उसे, वो आपको ईमेल करता है। ईमेल भी ये करता है खासतौर पे जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना, पीडीएफ कन्वर्ट टू वर्ड या डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें फिर वो कहता है कि आप ना अपना हमें डिपॉजिट करवाएं
कुछ पैसे डिपॉजिट करवाएं और उसको हम फिर आपको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज से तो आपने होशियार रहना कि आपने पैसे कभी डिपॉजिट नहीं करवाने। दूसरा वो एक काम करते हैं कि आपकी ईमेल के ऊपर ना एक कोई मैक्रोज इनेबल्ड आपके फाइल भेज देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट वाले की कोई फाइल भेजते हैं जो आप खोलते हैं, तो क्या होता है कि उसमें ना आपके जो पैसे ट्रांजैक्ट हो सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर कोई काम नहीं किया हुआ तो आपको वैसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो ईमेल पे बाहर बुलाए ना आपको फ्रीलांसर से, तो उसको आप डिस्करेज करें, उसको कहें कि मैंने फ्रीलांसर पे काम करना है, मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है, अभी मेरी नई प्रोफाइल है, तो अगर काम देना है तो मुझे यहीं पे दे दो, ठीक है। और आप इस जो मैसेज है उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्पैम का मैसेज होता है, आप उसको स्पैम के अंदर कह सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि ये वाला स्पैम है, या आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस क्लाइंट ने मुझे बाहर फ्रीलांसर से बाहर बुलाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कस्टमर बाय वेरीफाइंग क्रेडिट डिपॉजिट रिव्यूज आइडेंटिफाइंग एटसेट्रा। मोस्ट क्रेडिबल कस्टमर डू नॉट रिक्वायर टू कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपके। यूजुअली ये स्कैम ही होते हैं, वो आपको पहले ईमेल एड्रेस लेते हैं, फिर आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल भेजेंगे जिसमें कहेंगे आप हमें सैंपल डिपॉजिट करवाएं और सैंपल के साथ कुछ प्रोसेसिंग फीस डिपॉजिट करवाएं। तो मेरे ख्याल में आप ना करेंगे, ठीक है। सर दिस की आ गई, दूसरी नहीं आई। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की नहीं आई, कंस्ट्रक्टर मैं रिपीट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमारा ऐसा फंक्शन है, अच्छा इस फंक्शन को ना मैं वैसे कॉल भी नहीं कर सकता, जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं डॉलर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो वो चल जाता है, ठीक है। या डॉलर ऑब्जेक्ट, मेरे ख्याल में अगर मैं कंस्ट्रक्ट को कॉल करूँगा, ठीक है, वैसे चल तो जाएगा, चले। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे, इसको डिस्प्ले को मैंने, अब वैसे तो नहीं चलेगा, लेकिन डिस्प्ले को मैंने चलाने के लिए मुझे ये वाला इस तरह से कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। लेकिन कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल इस तरह का फंक्शन होता है जो कब कॉल होता है, जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो आप समझ लें कि जब मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो ये कंस्ट्रक्टर साथ ही कॉल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें, ये यूजर और पास मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिए। अब यहाँ पे भी मुझे, पहले मैं ये दो आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा था ना यूजर और पास के लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़े, न्यू यूजर और माई पास के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बना, ऐसा फंक्शन है जो नया ऑब्जेक्ट, जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तब कॉल होता है, ठीक है। तो अब यूजुअली हम इसको, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं उनमें हम इस तरह के काम करते हैं कि जो वेरिएबल है उनको वैल्यू असाइन करते हैं, या जो भी जरूरी काम हमने ऑब्जेक्ट बनाने के शुरू में करना हो उसके लिए हम कर लेते हैं। अच्छा, ये ना मैं आपको कोड दे देता हूँ, यहाँ जनरल के ऊपर भी, अच्छा जनरल पे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये मैं इसका आंसर, अच्छा ये किसके का कोड है, दिस का लिए है, और अच्छा ये फंक्शन पढ़ लेते हैं। सपोज यू आर गिवन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन योर कोर्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू implement BST, binary search tree of student. Each student in the list has name, register number, and CGPA. You are also required to implement the following function. ठीक है, ये आपने, ये किसका कोड है, ये सी का कोड है, मेरे ख्याल में सी का कोड लग रहा है। अच्छा, आपने अपने, मेरे ख्याल में कोर्स का कोड आंसर यहाँ पे पूछा हुआ है, तो कोर्स के आंसर आपने यहाँ पे ना पूछा करें। अच्छा, समरी में हम लिख लेते हैं दिस के बारे में और उसके बारे में लिख चलें।
used to reference an object constructors ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो तब कॉल होते हैं जब भी जब भी नया हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। और यूजुअली कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं, यूजुअली कंस्ट्रक्टर वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। ठीक हो गया ये काम। अच्छा जी, अभी आपने टू ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। हाँ जी, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं और पैरामीटर पास करवाए हैं दोनों को। हाँ जी, पैरामीटर पास करवाए हैं। लेकिन ये पैरामीटर हम कैसे पास करवा सकते हैं, ये पैरामीटर क्यों पास करवाए हैं हमने, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, अगर इस कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से करता हूँ, तो अब क्या होता, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब क्या होता है, मुझे यहाँ पे इसको मैं अगर सेव करूँ तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवाना पड़ता। ठीक है, अब देखें आप, अब मैंने खाली एक पैरामीटर पास करवाया और वो देखें न्यू यूजर और न्यू। मैं पासवर्ड और माई पास नहीं पास करवा सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं हुआ इसको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दो पैरामीटर रखता हूँ, मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर पास करवाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, in HTML we add br to add line space, we use br in PHP to add line space. I try to manage all my version define around to break between words, but when I add br it gives error. खाली br नहीं होता। अच्छा, PHP में नहीं, हम br PHP में br का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, आप देखें अगर गौर करें तो जो हमारी आउटपुट होती है वो HTML में ही जा रही होती है। तो आप देखें, आपने जब भी br को यूज करना है ना, तो उसको आप इको या प्रिंट के लिए यूज करेंगे कि वो आउटपुट जो फाइनल आउटपुट है ना उसमें प्रिंट करें। तो जो लाइन ब्रेक है वो असल में ये HTML का टैग ही है, ये PHP का टैग नहीं है। ये तो मैं आउटपुट को कह लें कि सही करने के लिए मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, PHP को नहीं पता ये br क्या है। ठीक है, PHP को इको का पता है। ठीक है, इको वो करवा देता है आगे, लेकिन जो br है असल में HTML में जाके उसका मतलब हो जाता है एक लाइन की स्पेस ऐड कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर हम आगे जाके ना इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे राइटिंग मेथड हो गया, स्टैटिक डिक्लेयरिंग कांस्टेंट्स, स्कोप हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक मेथड पहले आ गया। हाँ सॉरी, कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। एक मिनट मुझे देखने दें क्या चीज़ हमारी रह गई है। क्लोनिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, ये हमने एग्जांपल भी कर ली। कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमने एग्जांपल भी कर ली इसकी। डिस्ट्रक्टर, अच्छा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जिस तरह से कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। यूजुअली डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय कब होते हैं ऑब्जेक्ट, जब
फाइल खत्म हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई कोड क्लीन अप करना है या आपने कुछ वैल्यू अनअसाइन करनी है, यूजुअली जावा में बड़े काम, सॉरी सी प्लस प्लस में जब पॉइंटर्स वगैरह क्लीन अप करने होते हैं, गार्बेज कलेक्शन करनी होती है, तो उसमें डिस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन ये हमारे जो PHP स्क्रिप्ट है इसमें डिस्ट्रक्टर की इतनी जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रक्टर में आप अपना कोई काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखते हैं हम एक डिस्ट्रक्टर, अच्छा ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जिस तरह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उस वक्त जब हम उसको ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो जो डिस्ट्रक्टर है ये कब कॉल होगा, जब हम हमारी जो सारी की सारी चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको करते हैं ये मैंने लिख लिया इको द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये एंड के ऊपर अगर मैं डिस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो ये मेरे पास द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड ये लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल होता है, यूजुअली जब हम स्क्रिप्ट को एंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हम ना अब गेट सेट मेथड देखते हैं पहले, आगे जाने से पहले, और उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे आप 2 मिनट की ब्रेक दें, मैं पानी लेके आता हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं। अब यार PHP को मैंने आपको बताया कि PHP ने आउटपुट कुछ नहीं देनी होती, ठीक है। तो ये हमने जो आउटपुट है हमारी, तो आउटपुट तो HTML में देख रहे हैं ना, PHP में कौन से आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने PHP तो कोड है खाली, तो असल जो हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है ये फ्रंट एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड के ऊपर आपने अगर देनी है स्पेस, तो आप उसमें फिर इको कर देंगे BR, तो वो एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, ये जो प्रिंट आर है इसका काम क्या है, फ्रंट एंड के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देना है कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से, ठीक है। अच्छा अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनसे रिलेटेड? अच्छा हम आगे चलते हैं। राइटिंग मेथड्स, एक हमने वैसे मेथड लिखा हुआ है, बल्कि 3 लिख लिए हमने, तो अब तो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और जो डिस्प्ले का मेथड था। As you have seen, declaring method is similar to declaring function, ठीक है, but there are a few differences. For example, method name begin with a double underscore are reserved, ठीक है। जो डबल अंडरस्कोर वाले हैं वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के जो मेथड है वो रिजर्व्ड है, and you should not create any of this form. You also have access to a special variable called this, ठीक है। तो जो this है वो यूजुअली हम जो मेथड्स होते हैं, अब मेथड क्या होते हैं, क्लास के अंदर जो हम फंक्शन लिखते हैं उनको हम यूजुअली मेथड कहते हैं। तो जो दिस है उसका स्कोप मेथड के अंदर ज्यादा होता है, which can be used to access current objects properties. To see how it works, take a look at the example which contain different method. अच्छा यूजुअली ना हम गेट और सेट के फंक्शन करते हैं, ठीक है। आप गेट पासवर्ड का हम एक फंक्शन बनाते हैं, अगर एक फंक्शन बनाता हूं मैं, गेट अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि पासवर्ड है हमारा दिस और पासवर्ड। अच्छा दिस का क्या मतलब होगा, दोबारा से रिपीट करना, अगर मैं तो जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा होगा ना, जो करंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा वो दिस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फंक्शन कॉल करना है हमने डॉलर ऑब्जेक्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको दे तो दिया ना कोड,
हाँ ये मैंने कोड दे दिया, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना खाली गेट करता हूँ डॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट टू का गेट पासवर्ड करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट का पासवर्ड आ गया और जो दूसरा ऑब्जेक्ट का पासवर्ड था वो पास सिंपल इस तरह से लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये तो गेट फंक्शन था। अब हम सेट सेट का फंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेट पासवर्ड में क्या करना है, मैंने जो भी ऑब्जेक्ट जो मैं पास करूंगा उसका पासवर्ड जो होगा वो सेट कर देना, ठीक है। पासवर्ड हम सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर पास इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने सेट फंक्शन कॉल करना है, तो सेट करके फिर मैं गेट करता हूँ दोबारा से, सॉरी। तो हम ठीक है, और ये गेट पासवर्ड किया हुआ है मैं ऑब्जेक्ट टू तो सेट करना पासवर्ड। ये तो अब मैंने दोनों के पासवर्ड चेंज कर दिए हैं, लेकिन दोनों के पासवर्ड मैंने कैसे चेंज किए हैं, एक फंक्शन के थ्रू। अब फंक्शन को मैं एक वेरिएबल पास कोई भी वेरिएबल पास करता हूँ, वो वेरिएबल वैल्यू जाती है यहाँ पे मेथड के अंदर, और वो मेथड जो है वो फंक्शन का पैरामीटर चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सेट का मेथड भी कर लिया है। सेट का मेथड यूजुअली क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है, और गेट का मेथड क्या करता है, यूजुअली वैल्यू को गेट करता है, ठीक है। तो इनको हम यूजुअली गेटर सेटर फंक्शन भी कहते हैं। ये आप देखें ये दोनों पासवर्ड चेंज होंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमने एक बात की थी इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट की, अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हमने काम करना होता है ना, हम डायरेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करते। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेरिएबल को, जिस तरह से ये डॉलर ऑब्जेक्ट पासवर्ड था, इसको मैंने एक्सेस नहीं किया। मैं इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं इनको एक्सेस कर रहा हूँ एक फंक्शन के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कर रहा हूँ, और एक फंक्शन के थ्रू ही उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो ये वाला काम हमारा इनकैप्सुलेशन का काम हो गया कि मैं डायरेक्ट फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर रहा, मैं किसी मेथड के थ्रू एक फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, डाटा को चेंज कर रहा हूँ, डाटा को हैंडल कर रहा हूँ एक फंक्शनैलिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है एक चीज को चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा कोड लिखा हुआ है, हमने हम बड़े बड़े कोड भी लिख सकते हैं जिसमें काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये गेटर सेटर फंक्शन जो है ये हमें इनकैप्सुलेशन करने की कह लेंगे पावर देते हैं कि हम वैल्यूज को डायरेक्ट ना चेंज करें, वैल्यूज को हम किसी मेथड के थ्रू चेंज करें, ठीक है। अच्छा गेट और सेट रिपीट करने हैं। अच्छा अब गेट सेट वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का, लेकिन यूजुअली गेट पासवर्ड का मतलब क्या है, पासवर्ड लेके आओ, ठीक है। तो अगर गेट पासवर्ड का फंक्शन क्या काम करेगा, दिस डॉट पासवर्ड। अच्छा अब दिस डॉट पासवर्ड का क्या मतलब है
कि जो भी ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं ना उसे ऑब्जेक्ट सेट गेट पासवर्ड, ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड के फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट वन, इसको ऑब्जेक्ट वन कहते हैं। कि ऑब्जेक्ट वन का पासवर्ड क्या है, यहाँ पे हमने क्या रखा था, ठीक है, यहाँ पे क्या पासवर्ड होगा, ऑब्जेक्ट वन का पासवर्ड था माई पास, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने फिर ऑब्जेक्ट का सेट पासवर्ड जो था वो चेंज कर दिया था। अब सेट का फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन सेट पासवर्ड एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और जो मेरा पासवर्ड होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का पासवर्ड होगा उसको वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेट पासवर्ड के अंदर लिए मैंने सेट पासवर्ड के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास की है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे सेट पासवर्ड के अंदर ये वाली वैल्यू आई 1 2 3, 1 2 3 किसको असाइन हो जाएगी, दिस डॉट पासवर्ड को। अच्छा, अब दिस का, इसमें दिस का मतलब क्या होगा कि जो इसको कॉल कर रहा होगा ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो ये दिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिस का क्या मतलब होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए और 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये कोड भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके लिए, और ये काफी जरूरी, अभी ना आप देखेंगे आगे जाके हम पढ़ेंगे वेरिएबल के स्कोप्स का। तो यहाँ पे देखिए ये हमने पब्लिक किया हुआ है अभी, तो ये पब्लिक हम करते नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है पब्लिक करना, हम इनको प्राइवेट रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये गेट और सेट के फंक्शन भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। सर दिस की जगह पे हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये सवाल आया एक। अच्छा, दिस की जगह पे हम ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं ये, अब ये देखें ना, एक सोचने की बात ये है कि ये फंक्शन है, तो ये क्लास है, सॉरी, क्लास के अंदर मैं अगर ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ तो क्लास तो तब की बनी हुई है जब ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ऐसे ही है ना। क्लास सबसे पहले क्लास बनती है, फिर क्लास तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब ये कैसे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो क्लास तो खाली डेफिनेशन है, ये क्लास के अंदर ही है ना, ये यूजर नेम पासवर्ड फंक्शन। ठीक है, तो जब ये क्लास लिखा जाएगा ना मेमोरी में, तब ऑब्जेक्ट का वजूद ही नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो बनेगा असल में वो किसको यूज करके बनेगा, इस क्लास की डेफिनेशन को। तो अगर मैं क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज करते हैं कि जब भी जो भी ऑब्जेक्ट, ये एक दफा क्लास बन गई ना, उसका जो फंक्शन है वो लिखा गया है। ठीक है, अब वो फंक्शन की डेफिनेशन में दिस तब रिप्लेस होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, और दिस की वैल्यू डिपेंड करेगी जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करे। अगर ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट होगी, अगर ऑब्जेक्ट टू कॉल करेगा तो दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट 10 3 4 5 6 10 बनाता हूँ, तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ना, ऑब्जेक्ट 10 कॉल करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो दिस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट 10। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते वहां पे। कैन वी नेम ऑब्जेक्ट नेम, ये आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। यूजिंग दिस कैन वी नेम ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम असल में ऑब्जेक्ट का ये तो वेरिएबल नेम है ना, ऑब्जेक्ट का खुद से तो कोई नाम नहीं होता, वेरिएबल नेम ही होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का नेम इसको हम कह देते हैं। आप कह रहे हैं कि दिस को यूज करके हम ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर सकते हैं, दोबारा से पूछ लें क्वेश्चन, मुझे ये वाली चीज समझ नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने मेथड्स भी देख लिए किस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, गेट और सेट मेथड। अच्छा, स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं, जो ये मेथड्स होते हैं ना, एक फंक्शन के एक उसके लिए ही काम करते हैं। लेकिन जो स्टैटिक मेथड होते हैं इनको हम बाद में देख लेंगे। स्टैटिक मेथड क्लास के मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट के मेथड नहीं होते। बल्कि हम ये कर ही लें,
पहले ये पब्लिक प्राइवेट कर लेते हैं, फिर हम वो कर लेते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, ये बाद में भी आ रहे हैं, उनको बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब अब हम देखेंगे कि इनका प्रॉपर्टी एंड मेथड स्कोप इन पीएचपी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के भी स्कोप होते हैं और मेथड के भी स्कोप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से देखें, हमने यहाँ पे इसको पब्लिक किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम ना इसको एक्सेस करने की, अब ये भी हमने एक्सेस किए हुए, यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। डॉलर ऑब्जेक्ट पासवर्ड इज इक्वल टू, इसको इको करा लें हम, और इसी तरह से हम डॉलर ऑब्जेक्ट टू का पासवर्ड भी इको करते हैं। अब देखें अब क्या होगा, अब एरर आएगा। ठीक है, एरर क्यों आएगा? उसने लिखा हुआ है कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी यूजर पासवर्ड। क्या कह रहा है वो? इसका मतलब क्या है कि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब ये प्राइवेट है। ठीक है, अगर ये पब्लिक हो जाता है ना, मैं अब इसको पब्लिक कर दूं, अगर अभी पब्लिक कर दूं तो ये मेथड एक्सेस हो गया, और वो देखें 1 2 3 के बाद ये दोबारा 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेस हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा प्राइवेट करूं इसको, इसका मतलब है कि वो एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्यों एक्सेस नहीं होता और इसका फायदा क्या होता है ये देख लेते हैं। अब पब्लिक तो आपने देख लिया, पब्लिक का मतलब होता है कि वो उसको मैं अंदर से भी, क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूँ और फंक्शन से भी बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। These properties are the default when you are declaring variable using the variable or public keyword, um, or when a variable is implicitly declared the first time it is used. The keyword are interchangeable because although deprecated variable retain। अच्छा, तो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक को मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइवेट के ऊपर। अच्छा, अब प्राइवेट क्या कह रहा है? These members can be referenced only by methods within the same class, not by subclasses। ठीक है, या प्रोटेक्टेड भी अगर कहें तो these properties और method can be referenced only by object class and those of subclasses। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्राइवेट हम बाद में लिखते हैं, प्रोटेक्टेड लिखते हैं इसको। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड या प्राइवेट ये जब भी मैं करूंगा तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे मैं इस तरह से इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको एक्सेस ना करने का क्या रीजन हो सकती है? अगर आप इसको इस तरह एक्सेसिबल बनाते हैं ना, तो आपका जो कोड है वो वल्नरेबल हो जाता है, जो सिक्योरिटी है वो नहीं रहती आपके पास। कोई भी फंक्शन या कोई और चीज इसको मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने मेथड्स को प्राइवेट रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये पब्लिकली एक्सेस ना हो सके, और इनको एक्सेस करने के लिए हमें ये गेट और सेट के मेथड लिखने पड़ते हैं। ठीक है, गेट और सेट से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप समझ आ गई, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा, और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है वो हमारी क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे। ठीक है, अब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है ये मैं अभी थोड़ी देर में बता दूं, जब हम इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक हम बाद में देख लेंगे, हम पहले इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें स्कोप में आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सो क्लास के अंदर दिस फंक्शन पर बेस्ड करता है, करता कि क्लास के अंदर दिस फंक्शन बेस, जो दिस है ना वो कॉल के ऊपर बेस करता है कि किस फंक्शन को किसने कॉल किया। अगर ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी दिस के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट 2 ने कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 2 की आएगी, ऑब्जेक्ट 10 ने कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 10 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेव कर लें हम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर
इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस अब क्या होती है कि अब जिस तरह से ये क्लास है, मैं एक काम करता हूँ कि अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने बनाना है अगर, या हमने कुछ पोर्टल बनाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, तो उसमें काफी सारे स्टेक होल्डर होंगे, होल्डर होंगे। एक तो स्टूडेंट भी लॉग इन कर सकता है, दूसरा टीचर भी लॉग इन कर सकता है। अब स्टूडेंट के कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर के कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट की मुझे अलग क्लास बनानी पड़ेगी और टीचर की मुझे अलग क्लास बनानी पड़ेगी, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी। ठीक है, अब वो जो कॉमन चीजें होंगी वो तो क्लास यूजर में मैं लिख देता हूँ, लेकिन जो अलग चीज होगी उसके लिए मैं अलग क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सारे को खत्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं एक और क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट की। अच्छा, अब ये एक्सटेंड यूजर, स्टूडेंट एक्सटेंड यूजर, अब ये क्या किया मैंने कि यूजर की मेरी मेन क्लास है और मैंने स्टूडेंट की सब क्लास बना ली है। अब सब क्लास का मतलब क्या होता है? सब क्लास का मतलब ये होता है, क्या चाइल्ड क्लास का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट के अंदर ये यूजर की सारी ये फंक्शंस भी है। मैं यूजर नेम, स्टूडेंट का यूजर नेम भी होगा, स्टूडेंट का पासवर्ड भी होगा और स्टूडेंट का कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट का क्या होता है, और स्टूडेंट के पास होता ही क्या है वैसे स्टूडेंट के पास हो सकता है, स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है, जीपीए। ठीक है, डॉलर जीपीए हमने रख दिया और हम रखते हैं, बस यही रख लेते हैं। ठीक है, और हम एक फंक्शन रख लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। फंक्शन, ठीक है, इसको हम बाद में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अब टीचर की क्लास जो है, अब ये मैंने एक चीज लिया है, ठीक है, एग्जांपल लिया है, यहाँ पे और भी चीजें होंगी। ठीक है, अब और क्या होता है स्टूडेंट का, फी स्टेटस होता है और काफी सारी चीजें होती है। आप वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ टीचर की। हाँ जी, हमने टीचर को एक्सटेंड कर दिया यूजर से, इसके लिए हम प्रोटेक्टेड, यहाँ पे हम क्या डेजिग्नेशन रख लेते हैं, टीचर की डेजिग्नेशन क्या है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, कुछ भी हम रख सकते हैं और इसका अलग से कंस्ट्रक्टर बना दें। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है, अब देखें अब क्या हुआ है अब ये यूजर के अंदर, अब मुझे स्टूडेंट एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके अंदर यूजर की सारी चीजें हो, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज हो, उसमें एक एडिशनल चीज क्या हो, जीपीए के वेरिएबल हो। ठीक है, और इसी तरह से टीचर का मुझे सारी वही चीजें चाहिए थी, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज हो, डेजिग्नेशन हमारे पास। तो ये आप देखें कि हमने, अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं डॉलर स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं यूजर यूजर लिख सकता हूँ। यूजर लिखूंगा तो क्या बनेगा, यूजर बनेगा, लेकिन अब मेरे पास अगर स्टूडेंट लिखता हूँ तो मेरे पास एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज आएंगी। और मैं अगर टीचर वन इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या आएंगी, मेरे पास टीचर की प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट आउट कर देता हूँ।
प्रिंट आर अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या असर पड़ा है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने ये बता दिया मुझे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें जीपीए आ रहा है मेरे पास, यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, और टीचर ऑब्जेक्ट के अंदर अब यूजर नेम पासवर्ड तो मैंने यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे मैंने लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, फिर क्यों आ रहा है मुझे नजर, क्योंकि यहाँ इसको एक्सटेंड करवाया मैंने यूजर से, ठीक है। और इसी तरह से टीचर के अंदर भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें टीचर ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, और वो भी अभी इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं की भी हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल? नहीं यार, आज ये बस ये इनहेरिटेंस देख लेंगे, इनहेरिटेंस हमारी आखिरी चीज है, ये समझ आ जाए आपको, क्योंकि कुछ सोचने के लिए भी तो हो ना आपके पास, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको क्लास में नहीं समझ आता तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें, आप नेट से देख लिया करें, वैसे तो लेक्चर भी आप दोबारा देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर में, तो ये आप देख लिया करें। अच्छा कहाँ पे थे हम? अब क्या करते हैं हम, अब मुझे यूजर का जो कंस्ट्रक्टर है वो उसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ये यूजर का कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ, अब मैं इसके कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे यूजर नेम चाहिए, अच्छा पासवर्ड चाहिए, और मैं जीपीए भी इनिशियलाइज कराता हूँ, ठीक है। इसको जीपी लिख रहा हूँ मैं, ताकि हम वैसे जीपीए अगर आप लिखेंगे ना तो इस जीपीए का इस वाला जो जीपीए इस जीपीए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको खाली जीपी लिख लेता हूँ, कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, डॉलर दिस पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पास, और डॉलर दिस जीपीए इज इक्वल टू डॉलर जीपी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब मैंने ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना दिया, यहाँ पे ये एरर आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजर नेम, सबसे पहले क्या था यूजर नेम, क्या यूजर नेम, स्टूडेंट अहमद, ठीक है, और पासवर्ड पास, और जीपीए 3.0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसी तरह से मैं जो कंस्ट्रक्टर है यही कंस्ट्रक्टर मैं टीचर का रख देता हूँ, यूजर पास, और यहाँ पर डेजिग्नेशन, और यहाँ पे हम डेजिग्नेशन की जगह पोजीशन लिख लेते हैं। अच्छा अगर हम डेजिग्नेशन भी लिखें तो ये वाला वेरिएबल और इस वेरिएबल में फर्क होगा, ठीक है, बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम दे देते हैं, एक और नाम दे देते हैं, अच्छा डेजिग्नेशन है प्रोफेसर, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी चीजें आ गई, जीपीए भी आ गया हमारे पास, यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, अब मुझे यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं देना पड़ा, मुझे मैं डायरेक्ट स्टूडेंट के रेफरेंस के साथ यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा आपने जो यूज़ करना होगा ना बेसिकली वो ये है। इसके कॉन्सेप्ट और आगे एक्सपेंड होते हैं, लेकिन आप यहाँ तक अगर इस चीज़ को समझ लें खाली, तो मेरे ख्याल में आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉपी करके इधर हूँ स्लैक के सेक्शन में। अच्छा, पेरेंट क्लास वेरिएबल्स। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चाइल्ड और पेरेंट क्लास बनाते हैं, और चाइल्ड और पेरेंट क्लास में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के वेरिएबल और क्लास के पेरेंट क्लास के मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इनहेरिटेंस के फायदे क्या होते हैं कि हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता और एक कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं। द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा और हम क्या करते हैं, और हम वैसे हमारा ये जहाँ तक अ, यही मेजर कॉन्सेप्ट थे। अगली दफ़ा हम देखेंगे तो एक दो कॉन्सेप्ट रह गए वो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे अगली दफ़ा हमारे पास हम ज़्यादातर अब देखें हमारे पास लेक्चर कोई ख़ास नहीं रह गए। अब माई एसक्यूएल के हैं लेक्चर, एसक्यूएल क्यूरीज क्या होती हैं, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल जॉइंस। ठीक है, ये हम 2 दिन के अंदर देख लेंगे। फिर हमारे पास जो मेन लेक्चर है हमारे वेब डेवलपमेंट के, PHP MySQL एंड PHP MySQL 2, उसको हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी PHP। ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर हम वर्डप्रेस को भी फिर ज़्यादा टाइम देंगे और फाइल अटैच करते हैं साथ में। ठीक हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ, ये प्रोटेक्टेड इसलिए शो कर रही है क्योंकि हमने ना अब प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड। हाँ, बल्कि मैंने ये एक चीज तो रह गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको, ये प्रोटेक्टेड है, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, अब देखें क्या होगा। अब कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यूजर नेम जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि यूजर नेम में एक्सेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है वो चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। जो प्रोटेक्टेड होगा ना, अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसको चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो अगर मैं प्राइवेट कर देता हूँ यूजर नेम को, तो ये इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यूजर नेम है वो प्राइवेट है, और जो पासवर्ड है वो उसने पास का नाम रख लिया। ठीक है,
तो अब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है, हम प्रोटेक्टेड करके कोड अपना दोबारा से सही कर लेते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है कि प्रोटेक्टेड चाइल्ड यूज कर सकता है, प्राइवेट जो है प्राइवेट वेरिएबल चाइल्ड भी यूज नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये हम इसको दोबारा अगले लेक्चर में दोबारा से कर देंगे। काइंडली सेल नंबर शेयर कर दें। चले मैं जनरल के थ्रेड में शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें, अभी क्योंकि लोग कम हो गए होंगे तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जब भी कोई बहुत ज़रूरी काम होना तब आप मैसेज कर लिया करें मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप पे कर लें आज इसको भी। हाँ, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में मैंने फ़र्क बता दिया। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड करता हूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मेरे चाइल्ड जो हैं इसके यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, तो मेरे चाइल्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो दिस डॉट पासवर्ड है ना, स्टूडेंट के अंदर मैं कर रहा हूँ, ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कर दिया मैंने। जो प्रोटेक्टेड होंगे वो मेरे चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं, जो प्राइवेट होंगे वो मेरे चाइल्ड एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है सर, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में क्या फ़र्क है ये मैंने बता दिया। क्वाइंटली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिया, मैं कर देता हूँ अभी। सर मेरा बार कोड वाला मसला आपने नहीं बताया यार, ये मुझे टाइम असल में बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास, बल्कि कल छुट्टी है हमारी, नहीं कल छुट्टी नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे, तो कल मैं इसको आपको देख के बता दूंगा। हाँ ये बिल्कुल ऊप के कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं, तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि मल्टीपल क्लासेस हैं, मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी फर्क होती हैं, लेकिन ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेजरली बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। अच्छा मैं एक दफ़ा इनहेरिटेंस को रिपीट करता हूँ, फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, अब जिस तरह से मैंने एक क्लास बना ली है यूज़र की, मैं चाहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट की यूज़र के अलावा भी कोई फंक्शनैलिटीज़ चाहिए मुझे। ठीक है, जिस तरह एक स्टूडेंट मैं बनाता हूँ तो उसमें मुझे जीपीए चाहिए फंक्शनैलिटी, लेकिन जीपीए के साथ साथ मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ यूज़र की। ठीक है, अब यूज़र की चाइल्ड क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड यूज़र। ठीक है, अब ये चाइल्ड क्लास बन गई है। अब चाइल्ड क्लास में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है जीपीए का। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पे देखेंगे इसके कंस्ट्रक्टर में मैं यूजर नेम भी यूज कर रहा हूँ, पासवर्ड भी यूज कर रहा हूँ, जो कहाँ से आ रहे हैं, ये पेरेंट क्लास है यूजर नेम पासवर्ड, और मैं जीपीए भी यूज कर रहा हूँ, ये जीपीए कहाँ से आ रहा है, ये चाइल्ड क्लास से आ रहा है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मैं अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे इनहेरिटेंस है। और इससे फायदा क्या होता है, अब देखें मैंने स्टूडेंट की क्लास बना ली है और टीचर की क्लास बना ली है एक यूजर की क्लास को यूज करते हुए, और मुझे कोड को रिपीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक दफा यूजर नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे दोबारा यूजर नेम नहीं लिखना पड़ा, यहाँ पे दोबारा यूजर नेम नहीं लिखना पड़ा, एरर भी कम आएंगे कोड कम लिखने से, और रीयूजेबल भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट, एक्सटेंड जो है ना वो यूज, ये कीवर्ड है खाली। ठीक है, एक्सटेंड हम यूज करते हैं चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में। अब ये जो टीचर है, टीचर एक्सटेंड यूजर, इसका क्या मतलब हो गया, यूजर मेरी पेरेंट क्लास है और टीचर जो है वो चाइल्ड क्लास है। स्टूडेंट एक्सटेंड यूजर, इसका क्या मतलब हो गया, यूजर मेरी पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।